तो जब मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने खुद के लिए एक दवाई ढूंढी। जिस ऋषि ने वो दवाई लिखी है वो ये कहता है कि इस दवाई को खाने से बंदा खांसी जुकाम या बुखार से जा सकता है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम से कभी नहीं जाएगा। कि अगर हमारी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है तो क्या हम उसके साथ साथ आयुर्वेदिक की दवाई भी ले सकते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर असर करे या कुछ ऐसा? बता देते हैं ऐसे वैद्य तो कि आपने कल छोले भटूरे खाए थे, इतने लेवल तक बता सकते हैं। तो विदाउट ड्रग, विदाउट अ फार्मा कंपनी, जी, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट। हमारी किचन जो है वो सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कैसे? मतलब आमतौर पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ब्लॉकेज जब किसी को होती है ना तो सारे डॉक्टर सबसे पहले ना उसकी फैट कंजम्पशन बंद कर देते हैं पेशेंट की, ठीक है। अब फैट हम क्या करते हैं, इनफैक्ट देसी गाय का देसी घी शुरू कराते हैं। तो क्या आयुर्वेदिक में कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसी औषधि है जिसको अगर हम लें तरीके से जिसका हमें साइड इफेक्ट भी ना हो और हम वेट लॉस में जर्नी में हमारे हेल्प कर पाए? बहुत हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग पॉडकास्ट चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, जो कि है आयुर्वेद। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। इनकी पूरी फैमिली में आज तक किसी ने भी पैरासीटामोल, एंटी एसिड या इस टाइप की कोई भी ड्रग्स कंज्यूम नहीं की है। ये आज तक अपने आप को जब ठीक करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के थ्रू। इनकी जो आयुर्वेद की जर्नी है वो बहुत पुरानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी है, और ऐसी इतिहास जो अपने साथ समेटे चले जा रहे हैं और आयुर्वेद में सेवा में लगे हुए हैं। तो आज जो आयुर्वेद से रिलेटेड जितने भी मिथ हैं आज उसके बारे में जानेंगे, और आयुर्वेदिक कैसे काम करता है, क्या आयुर्वेदिक हमारे लिए सही है या नहीं है, इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर सात्विक भाटिया जी से। वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड से ही आपके जो दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं या फिर उससे पहले का भी आपको आज इस पॉडकास्ट में बताइए कि आयुर्वेद से कैसे आप लोग जुड़े। और सबसे यूनिक बात जो मुझे आप लोगों की लगी कि आपकी फैमिली में आज तक किसी ने ड्रग्स नहीं लिया, मतलब कोई भी पैरासीटामोल, एंटी एसिड इस टाइप की दवाई नहीं ली। तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट तो यही कर रहा है क्योंकि आज के टाइम में बिना ड्रग्स के किसी का घर नहीं चल रहा। आप किसी घर में जाइए तो दवाइयाँ सामने ही रखी रहती हैं। तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को आप बताइए कि कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आप लोग आयुर्वेद की सेवा में लगे हुए हैं और आयुर्वेद को अलग बुलंदियों तक लेके जा रहे हैं। पहले तो आपने जो बात करी कि हमने कभी लाइफ में ड्रग्स नहीं लिए, ऐसा सुन के तो एक बार मैं डर गया कि आप लोग लेते हो क्या। बट ये बहुत ही अच्छे से आपने इसको टच किया, क्योंकि हम ना एक बेसिक डिफरेंस ही भूल गए हैं कि ड्रग और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल, क्योंकि ड्रग एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है, दैट बिकम्स अ हैबिट। इसी वजह से जो और भी चीज़ें हैं उनको जो नशे की श्रेणी में भी आती हैं उनको हम ड्रग्स कह देते हैं जी। बट ड्रग जो शब्द है वो मेडिकल फार्मा में ऐसे मेडिसिन कह सकते हैं, उसको एज ए मेडिसिनल तौर पे तब दिया जाता है जी। बट उसका एक बेसिक डिफरेंस है। आयुर्वेद में हम मेडिसिन को औषधियाँ कहते हैं जी, है ना। तो औषधि और ड्रग में एक बेसिक डिफरेंस है। औषधि एक बार देते हैं और बंदा ठीक हो जाता है, उसके बाद देने की जरूरत नहीं रहती जी। ड्रग मेक्स डिपेंडेंसी। सो यस, वी आर ऑफ द फैमिली जिन्होंने आज तक मतलब कोई ड्रग्स किसी भी तरह के हमने नहीं कंज्यूम किए, ना ही हमने प्रिस्क्राइब किए। और उसके पीछे एक खास कारण है कि एक वो नॉलेज जो है आयुर्वेद की वो हमारे फैमिली में बाय ग्रेस ऑफ गॉड रही है। तो हमें बचपन से ही उस नॉलेज कल्चर में हम पैदा हुए हैं, तो इसलिए चीज़ों को चाहे वो डिजीज़ हैं, कोई भी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं हम विदाउट एनी ड्रग्स। सो बैकग्राउंड आपने जो पूछा, हमें कैसे परिवार से हैं, एक वैद्य परिवार है जी। मेरे चाचा चाची दोनों प्योर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, शुद्ध आयुर्वेदिक वैद्य हैं जिसे कहेंगे जी। और उनके बच्चे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। मेरी छोटी बहन आयुर्वेद एमडी है, श्रेया भाटिया। ओके। मेरी छोटी बहन आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर है। और मेरे दादाजी बहुत अच्छे वैद्य थे, पंजाब में उस समय मतलब जाने माने वैद्य थे। और उनके ब्रदर बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनके
सिस्टर्स बहुत अच्छे वैद हैं, उनके बच्चे, फिर मेरे परदादा जी मुल्तान में पाकिस्तान में, वहाँ पे बहुत फेमस वैद थे, वो भी एकदम फक्कड़ आदमी थे, बिल्कुल सिंपल देसी जैसे कहते हैं, और बिल्कुल फक्कड़ लेकिन काफ़ी रिनाउंड थे। वहाँ पे दूर दूर से उस समय उनके पास, ऐसा मेरे को बताते हैं, स्टोरीज सुनते हैं दादी से पापा से जी, कि मुल्तान में वो रहते थे, तो अफ़गान से, कश्मीर से, अलग अलग जगह से जी, लोग उस समय आया करते थे। तो वो वैद तो थे ही, साथ में थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी उनको नॉलेज था, तो वो हाथ भी देख लेते थे। तो लोग इसलिए आते थे उनके पास कि क्योंकि उस समय फ़ोन्स वगैरह तो होते नहीं थे, जी, तो आमतौर पे अरब कंट्रीज़ के लोग या कश्मीर साइड से लोग जो आते थे, तो उनका क्वेश्चन ज़्यादातर यही होता था कि घर परिवार में भाई सब ठीक है, बच्चे सही हैं, वाइफ मेरी ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब वो हाथ देख के ही बता देते थे कि हाँ भी इस टाइम पे तुम्हारा जो बच्चे हैं या तुम्हारी वाइफ है या जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं वो यहाँ पे हैं। ओके, तो ऐसा उनको एक था, और वही चीज़ ना हमारे अंदर आगे भी पता नहीं कैसे जीन्स में है थोड़ा बहुत। जैसे मैं भी हाथ देख लेता हूँ, मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, बट एक इंट्यूशन सी हो जाती है कि हाँ ये चीज़ें होंगी। मैंने अभी इससे पहले आपको भी कुछ चीज़ें बताई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही मेरे पापा भी देख के बता देते हैं काफ़ी कुछ, जी, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोग का इस तरह का मतलब ऐसा होना, दैट इज़ बिकॉज देयर इज़ सम नॉलेज जो हमारी फैमिली में चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये नॉलेज, ये तो चलो हमारी तो 4 पीढ़ियों से चल रही है, लेकिन हज़ारों सालों से पहले तो सभी घरों में हुआ करती थी जी, ठीक है। और आयुर्वेद जो है वो आज भी हमारे घरों में, हमारे किचन के फॉर्म में, हमारी किचन जो है वो सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कैसे, मतलब थोड़ा सा जैसे अभी अगर हमारे को, जैसे हम खाना बनाते हैं जी, तो उसमें कितने मसाले किस रेशो में कितने डालने हैं, ये इसका ये दिस इज डिफाइंड। आपको पता है, मतलब घर की जो गृहिणी होती है, जो भी बंदा घर में खाना बनाता है या कोई शेफ है, तो उसकी कोई बुक तो नहीं है ना, वो कोई ट्रेन होके तो नहीं आता ना। ये नॉलेज कल्चर से आती जा रही है ना कि कितना नमक, कितना जीरा, कितना अजवाइन, कितनी हल्दी, कब डालनी, कैसे डालनी, कब तड़का लगाना। आप अगर इसको सोच के देखो, अगर आज के टाइम पे अगर इसको इवॉल्व करना हो कि भी हमने ये कनक का दाना लेना है, ठीक है, उसको हस्क निकाल के फिर उसको पीसना है, फिर उसके बाद उसको आटे को, मतलब वो आटा बना के आटे को जो है पानी में थोड़ा सा पानी डालना, फिर उसको गूंदना है, फिर उसके बाद अग्नि के ऊपर उसको सेकना है, ठीक है, फिर उसके ऊपर घी लगा सकते हैं, ठीक है, या दूध भी तो लगा सकते थे, शहद भी तो लगा सकते थे। बट एक सिस्टम है कि वो कनक के दाने से रोटी जो हमारी प्लेट में बन के आती है, तो ये एक नॉलेज ही है ना जो हमारे को चलती आ रही है। हम इस पे चीज़ों पे ना गौर नहीं करते क्योंकि हमारे कल्चर में चलती आ रही हैं। और ऐसे ही और भी जितनी हम वैरायटी ऑफ डिशेस हम अपने किचन्स में बनाते हैं, तो सब के सब ऐसे ही हैं। और सब हमारे देश में तो इतने ज़्यादा कुलिनरी ट्रेडिशंस हैं, बिल्कुल 1 किलोमीटर बाद ही हमारा डिश चेंज हो जाती है, खाना चेंज हो जाता है, स्टाइल ऑफ कुकिंग चेंज हो जाता है, बिल्कुल। और वो सारा जो हमारा कुकिंग का स्टाइल है, ये सारा आयुर्वेदिक तो है, और क्या है, बिल्कुल। तो आई होप जो आपने क्वेश्चन पूछा कि हम ऐसे क्यों हैं कि हमें ड्रग हमने नहीं खाया कोई या कंज्यूम नहीं किया, दैट इज़ बिकॉज इट इज़ नॉट नीडेड। तो इससे पहले, ड्रग से पहले भी तो धरती पे लोग चल रहे थे और इनफैक्ट ज़्यादा हेल्दी चलते थे। बट सर मैं इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका पूरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का वो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और काफ़ी जैसा आपने बताया कि काफ़ी अच्छे ओहदे पे थे और वैद्य थे, काफ़ी फेमस वैद्य थे। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ ये फ़र्क आया? क्योंकि पहले लोग वैद्य पे बहुत डिपेंडेंट थे, औषधि पे बहुत डिपेंडेंट थे, आयुर्वेद पे बहुत डिपेंडेंट थे। बट जब जर्नी आगे हम देखें तो ये एकदम से ही चेंज होके मेडिसिन पे आ गए, ड्रग्स पे आ गए। लोग आज के टाइम में देखा जाए तो औषधि पे या आयुर्वेद पे थोड़ा सा कम ट्रस्ट करते हैं, बट मेडिसिन पे ज़्यादा करते हैं, डॉक्टर्स पे ज़्यादा करते हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ से शुरू हुआ और क्यों आया, इसके बारे में कुछ बताइए आप। ड्रग जो है दैट हैज़ इट्स रोल जी, वो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर, इमरजेंसी सिचुएशंस पर, या कोई प्रॉब्लम को इमीडिएटली हमें रिजॉल्व करना है, रिलीफ देना है, तो वहाँ पे ड्रग का एक बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। दैट डज नॉट हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ योर रेगुलर रूटीन। सो अभी जो लोग हैं ना उनको क्विक फिक्स चाहिए, तो दैट इज़ वाई दे ऑप्ट फॉर द ड्रग्स। आपने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई ये लोग आयुर्वेद से ड्रग पे शिफ्ट क्यों हुए, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस।
तो वो कन्वीनियंस जो है, हम मेहनत नहीं करना चाहते थोड़ी बहुत भी, ठीक है, और अपने शरीर के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, तो ये रेपरकशन तो आएगा ही, शरीर को भी नुकसान तो होगा ही ना उसका। जी। कन्वीनियंस ठीक है, एक अपना पार्ट है, बट अब आप इस तरह से तो आप सोचो कि कन्वीनियंस तो इतनी लेवल की आ गई है कि आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन लगाओ मल्टीविटामिन्स के और न्यूट्रिशन के, तो चला लो काम, बट दैट विल नॉट गिव यू लाइफ, ठीक है, वो आपका काम चल जाएगा, आप रह लोगे, शायद कुछ साल जी भी लोगे अच्छे से, बट इट विल नॉट गिव यू एनर्जी, एंथुसियाज्म, हैप्पीनेस नहीं आएगी। बिल्कुल। तो वो चीज़ के लिए अब वो कन्वीनियंस तो इस लेवल तक पहुंच गई है कि हम अब इट इज़ नाउ आवर चॉइस टू चूज़ कि हमें कन्वीनियंस की तरफ भागना है या हमारे को खुशी की तरफ भागना है या स्वास्थ्य की तरफ भागना है, या मैं उससे ज़्यादा कहूँगा कि खुशी और स्वास्थ्य से ज़्यादा सुख ही, हम इस धरती पे हैं क्यों, हर समय हम सिर्फ सुख की कामना करते हैं। बिल्कुल ना, लास्ट एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए क्या? हैप्पीनेस, है ना, संतुष्टि चाहिए। हैप्पीनेस भी एक छोटा शब्द है, हम सुखी होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम सुख की कामना करते हैं। बिल्कुल। तो वो सुख आएगा तभी जब हम जो चीज़ सिस्टम नेचर ने हमें जिस तरह से दी है उसको वैसे उसके साथ रहने में, तभी हम सुखी रह पाएंगे। बट आपने जैसे कहा कि मेडिसिन कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है अगर आपको एकदम से चीज़ों को ठीक करना हो, हाँ। एक टेम्परेरी बेस पे अगर आप कहें, बट मैं इसी बेस पे पूछना चाहूँगा, क्या आपका कहना है कि आपके घर में किसी को हेडेक नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, पेट दर्द नहीं हुआ? होता है ना, तो अभी सर दर्द होता है मान लो, तो समझ में आता है कि दर्द क्यों हो रहा है। मान लो सर दर्द हो रहा है, तो आमतौर पे तो सर का दर्द जो है वो पेट से जुड़ा होता है। ओके। तो जब गैस एसिडिटी ऊपर जाती है, कभी उटपटांग खा लो, आपको सर दर्द करवाना है ना, मैं आपको अभी करवा भी सकता हूँ कि थोड़ी देर में आपको सर दर्द करवाना है ना, अगर आप 3-4 घंटे फास्ट रखो, ठीक है, और उसके बाद तला भुना मैदे वाला सामान खा लो, ठीक है, 3-4 घंटे भी का, एक दिन का फास्ट रखो, उसके बाद तला भुना मैदा और ये सब खा लो, ठीक है, दबा के, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी लो, ठीक है, और उसके बाद फिर से फास्ट पे आ जाओ, आपको ना थोड़ी देर में ना सर दुखने लग जाएगा, गैस ऊपर जाएगी। ये होता है अक्सर, मैंने देखा है। ठीक है, सो अभी उसको सर दर्द को ठीक करने के लिए आप गोली खा लो, बट जो प्रॉब्लम बिल्ड हो रही है, सर दर्द जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात, वो एक इंडिकेशन है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। ओके, राइट। तो अगर हमें सर दर्द होता है तो हम उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं ना, कि किस वजह से हो रहा है जी, या पेट दर्द हो रहा है या कहीं भी शरीर में दर्द हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो दर्द ठीक हो जाता है जी। हो सकता है कि वो थोड़ी देर वो दर्द सहना पड़े, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, दैट इज ओके, बट वी अंडरस्टैंड द कॉज, और उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और दोबारा उसको ना होने देने का प्रोविजन दे सकते हैं कि ये हुआ क्यों, अब नहीं होने देंगे। तो सर मतलब कह सकते हैं कि आज की जो दुनिया है, जो मतलब कहीं ना कहीं भाग रही है बस, कि कोई काम पे लगा, कुछ लगा, तो उनको ये जो हेडेक है, जैसे आपने कहा कि कुछ देर सहन कर लेते हैं, 1 घंटा या कुछ भी, तो हमें उसका रीज़न कॉज पता लगा के उसको ट्रीट कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि आज के टाइम में जहाँ लोग ऑक्यूपाइड हैं अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपनी चीज़ों में, वहाँ लोग क्विक चीज़ ही प्रेफर करेंगे कि आपने मेडिसिन ली और आपको 15 मिनट में या 10 मिनट में रिलीफ मिल गया। ठीक है ना, मिल गया रिलीफ, सो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना, ले लिया रिलीफ, ले लो, नो हार्म, बट उसका पॉइंट क्या है, लाइक रिलीफ लेते रहो और प्रॉब्लम और बढ़ाते रहो जी। कभी ले लिया ठीक है, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट आप उसको रेगुलरली ले रहे हो तो देन देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग यू आर डूइंग विद योर बॉडी। क्योंकि अक्सर ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आप इसको 5 बार या 5 टाइम से ज़्यादा नहीं ले सकते, या कोई भी ऐसी रिकमेंडेड डोजेस हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए जी, बट बेटर तो ये है कि आप उसको 1 डोज में ही सही कर लो और डोज की ज़रूरत ही ना पड़े। तो वो नॉलेज हमारे फैमिलीज़ में होना ज़रूरी है जी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद भी और इनफैक्ट हेल्थ को हमारे सब्जेक्ट मैटर्स में, हमारे स्कूल्स में हम लोग ने पढ़ाई नहीं किया इससे रिलेटेड, तभी तो हमें पता ही नहीं कुछ। इससे पहले तो हमारे को स्कूल में पढ़ाया जाता था बेसिक फंडामेंटल्स जो लाइफ के, आयुर्वेद के, इस धरती के एग्जिस्टेंस के, ये हमारे मतलब जिसे कहेंगे कि शास्त्रों में, या मैंने पढ़े नहीं है लेकिन ऐसा कहते हैं कि भी ये सारा कुछ कितना सन से यहाँ का डिस्टेंस है, मून का डायमीटर क्या है, सन का डायमीटर क्या है ना, ये सब दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट बुक्स। अगर ये मेंशन्ड है, ठीक है, तो हमें पढ़ाया क्यों नहीं जाता, फैक्ट है ना जी। और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड भी
बिकॉज आई एम यहाँ पे तो मैं श्योर हूँ क्योंकि मैं वो लाइफस्टाइल जीता हूँ, जी। ठीक है। तो वो हमारे को तो मैं इस मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो टेक्स्ट बुक्स में हमारे को पढ़ाना ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी एक, चलो अर्थ की एग्जिस्टेंस को हर एक को कोई मतलब नहीं होता, फैक्ट, लेकिन हमारी Health हेल्थ तो हमारा एक मेजर कंसर्न है ना। जी। सो उसको तो हमारे को स्कूल्स के अंदर एक ये सब्जेक्ट आयुर्वेद को इंट्रोड्यूस करना, इट हैज़ टू बी वेरी मैंडेटरी। इंडिया में बहुत इस चीज़ की, इंडिया में नहीं, सारे देश को नहीं, सारे वर्ल्ड को ज़रूरत है सर, क्योंकि देखिए एक इतिहास रहा है हमारे भारत का कि जो आयुर्वेद है हाँ। उसका जन्म इंडिया से हुआ है, यस, है ना। तो कम से कम एक क्योंकि सारी बुक्स चेंज हुई, सारे कोर्सेज चेंज हुए, कहा गया कि जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे उन्होंने काफ़ी सब्जेक्ट्स हमारे चेंज किया, हमारे पढ़ने का, हमारे सोचने का तरीका चेंज किया, और उन्होंने ही हमें मेडिसिन पे भी कन्वर्ट किया कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों पे ज़्यादातर डिपेंडेंट बनाया हमें। क्योंकि आज अगर आप देखें ब्रिटिश में या बाहर के देशों में, वो आयुर्वेदिक से बहुत जुड़े हुए हैं और वो ऐसे ट्रीटमेंट लेने वो इंडिया तक आते हैं। यस, बट यहीं इंडिया जो है वो मेडिसिन पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। यस। क्या इसके पीछे एक रीज़न और भी हम सोच सकते हैं? क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं, जो MBBS MD करके आते हैं और अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनको सैलरी अच्छी मिलती है, उनको पैसा अच्छा मिलता है। और अगर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को देखें, जिस तरह से लोगों की तादाद कम हो गई है, लोगों का विश्वास थोड़ा कम हो गया आयुर्वेद पे, क्योंकि उनका मानना है कि स्लो प्रोसेस है आयुर्वेद का, और तो इस वजह से भी फ़र्क आया आपके हिसाब से? बिल्कुल, डेफिनेटली। ये जो आपने बोला कि एक तो हमारे जो भी कभी ये जो पहली बात आपने बोली कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, जी। तो उससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है जी। इस देश का, स्पेसिफिकली बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो रिचनेस है हमारे देश की, वो एक तरह से ना उसके ऊपर डेलिबरेट अटैक किया गया है उसको तोड़ने के लिए। बिल्कुल। सो उस कारण से हम लोगों को ना एक शायद ये भी लगता है कि वेस्ट जो है वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा सभ्य है, जी। ठीक है। इस वजह से हम उनको, यानी दे आर मोर सिविलाइज्ड, वी फील लाइक दे आर मोर सिविलाइज्ड, और उस वजह से हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी भाषा से लेके, रहन सहन से लेके, हम सब जो है थोड़े से उस तरफ जा रहे हैं, हम सबको पता है। लेकिन अपने ऊपर गर्व करना, ये हमारे को, ये भी हमारी टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है ना। और दूसरी बात जो आपने बोली कि डॉक्टर्स की सैलरी की बात है, जी। तो इसको ना आप ऐसे समझो कि जब हेल्थ केयर एक बिजनेस बन जाता है ना, जी। तो उसके लिए लॉबिंग की जाती है। जी। आपके सवाल का आंसर मैं थोड़ा ऐसे दूंगा कि आप कंसिडर करो, एक डॉक्टर है, अगर 1 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए हम फार्मा कंपनीज की सप्लाई बंद कर दें, जी, तो क्या कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को ठीक कर सकता है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट को मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप पैरासीटामोल लीजिए, ये है ना। तो ड्रग प्रिस्क्राइब करोगे ना, तो विदाउट ड्रग, विदाउट अ फार्मा कंपनी, जी, अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट। जी। ठीक है, साइंस हैज इवॉल्व्ड, तो एक क्विक फिक्सेस और सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं, ऑल्दो इट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, बट क्योंकि एक इससे एक बिजनेस खड़ा होता है बहुत बड़ा। बट सर इसके पीछे एक लॉजिक और भी तो है, मतलब मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत अच्छा और भारी पैसा वसूल करता है फीस के नाम पे, एडमिशन के नाम पे। तो अगर देखा जाए, अगर MD कोई आज के टाइम में करना चाह रहा है तो करोड़ से ऊपर का उसका खर्चा है इस चीज़ में। तो अगर वो तो जो अगर पढ़ के मेरिट में नहीं आ रहा तो करोड़ से ऊपर का खर्चा है ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और अदरवाइज भी काफ़ी अगर हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो प्राइवेट में फीस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सी अगेन, दिस इज़ अ गुड बिजनेस, जी, बट हमारे को ना माइंड सेट थोड़ा सा वापस लेके आना पड़ेगा। ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है। जी। बच्चा जो है ये सोचे कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे लोगों को ठीक करना है, जो वो पढ़ाई कर रहा है, तो इस पर्पस के लिए पढ़ाई करे, इस पर्पस के लिए नहीं कि यार मैं इस फील्ड में जाऊं तो मेरे को लाइफ सिक्योर हो। ठीक है, लाइफ तो यार काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, पैसा तो आउटकम होता है किसी भी काम का। बिल्कुल, ठीक है, वो सस्टेनेंस हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर, एटलीस्ट डॉक्टर वाली लाइन में तो हमारा थॉट ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ से मुझे पैसा ज़्यादा मिलेगा तो मैं ये काम करूँ। बिल्कुल। इसी वजह से जो जिनका रैंक्स कम रहते हैं तो फिर वो चूज़ कर लेते हैं डेंटल का काम कर लेते हैं, या और कम रहते हैं जिनके तो वो होम्योपैथी की तरफ चले जाते हैं, और बच्चे कुचे जो है वो आयुर्वेद में आते हैं। ठीक है, एनी हाउ आयुर्वेद जो भी पढ़ के आएगा ना, उससे मतलब नहीं है कि अगर वो मेरिट का बच्चा या नॉर्मल जिसका रैंक कम है। मैं तो समझता हूँ कि जिनके रैंक्स कम है ना, वो ज़्यादा दिल से
उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज ज़्यादा होती हैं जी, और वो ज़्यादा अच्छा भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरिट वाले लोग भी अगर आयुर्वेद में आए, जैसे मेरी सिस्टर है, उसका MBBS में भी एडमिशन हो गया था, बट हमने तो ऑप्ट ही आयुर्वेद किया। मेरे चाचा की बेटी है, उसका भी MBBS में एडमिशन हो, बट हम लोग वी आर इनटू आयुर्वेदा बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। एंड यही आजकल के बच्चों को भी आयुर्वेद इतनी अच्छी साइंस है कि दैट इज, उसमें आप चाह के भी ना दूसरे का खराब नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाह के भी ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा पैसे ले लोगे पेशेंट, कस्टमर से, पेशेंट से, ठीक है, लेकिन आप वो दवाइयाँ या वो जो ट्रीटमेंट की जो पद्धति है ना, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, वो अपने आप में इतनी सुंदर है कि बंदे को वो खराब कर ही नहीं सकते, वो अच्छा ही करेगी। सो दैट इज हाउ वी शुड थिंक अबाउट like putting our kids also, if we are considering them for admissions into healing sector, तो आयुर्वेद या कोई भी हीलिंग थेरेपी को तब चूज करें फॉर अ थॉट कि यार मुझे सोसाइटी में, कम्युनिटी में कुछ अच्छा काम करना है जी। तो ये ट्रांजिशन आ भी रहा है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड के टाइम में लोगों को इस चीज़ पे विश्वास ज़्यादा हुआ। हाँ, कि जो समझ में आई। मुझे कोविड पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बुखार तो हमेशा ही होता है आमतौर पे लोगों को जी। और मुझे बुखार भी उन दिनों पे मुझे याद नहीं कि हुआ भी था कि नहीं भी हुआ था, बट मैं ऐसे ही चलता रहा। और कोविड के पेशेंट्स को, सीवियर कोविड के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन देते थे। हमने लगभग 1000 लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन दी और नॉट इवन अ सिंगल डेथ रिपोर्टेड। ठीक है, और कोविड जो है वो प्रॉब्लम है ही नहीं। कोविड अभी भी हमारे आसपास, बस हम चेकअप नहीं करा रहे। फैक्ट, ठीक है, कोविड तो पहले भी था, उस टाइम पे ना लोग डर से मर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, जिसने कोविड की वैक्सीन लगवाई है ना जी, उन सबको कोई ना कॉम्प्लिकेशन जरूर आई है। आप अपने आसपास चेक करना जी कि जिसने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई, आपने लगवाई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई ऐसे कुछ दिक्कत आई उसके बाद? कोविड के बाद बहुत सारे लोग हैं कोविड की वैक्सीन लगाने के बाद उनको अजीब से साइड इफेक्ट्स आए हैं जी। ठीक है, मेरा एक क्यूरियोसिटी है ये जानना कि क्या आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होते अगर हम आयुर्वेद मेडिसिन होते हैं? क्यों नहीं होते? होते हैं। हाँ, बट आयुर्वेद में साइड इफेक्ट, अभी एक बात बताओ, जैसे अब दूध है जी, ठीक है, दूध के साथ दूध के ऊपर नमक डाल दो या नींबू डाल दो जी, तो दूध का क्या होगा? दूध फट जाएगा ना जी। तो ऐसे ही दूध के साथ नमक यदि आप इंटेक करोगे तो आपके अंदर भी साइड इफेक्ट होंगे जी। अब ये बहुत बड़ा हमारा ऑटोइम्यून डिजीजेज और स्किन डिसऑर्डर्स का बहुत बड़ा कारण है, जो हम बर्गर्स पिज्ज़ास के साथ में कॉफ़ी शेक्स पीते हैं। ओके, है ना, एक तरफ तो नमकीन खा रहे हैं, दूसरी तरफ से शेक पी रहे हैं। सर ये तो कॉम्बो बना के बेचा जा रहा है बल्कि। यस ठीक है, उनको पता नहीं है जो बेचने वाले हैं, बट कंज्यूमर उस सेंस में सर मार्केट ऐसे चलती है डिमांड से, जब डिमांड आती है तो बिकता है। अभी लोगों को अवेयरनेस होगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी तो दे विल नॉट ऑप्ट फॉर दिस। सो जितने भी स्किन रिलेटेड इशू, अब जैसे पपीता शेक बड़ा कॉमन है आजकल, बहुत। पपीता और दूध का मेल नहीं है आपस में, जैसे एग और दूध का मेल नहीं है, जैसे फिश और दूध का मेल नहीं है, ठीक है, ऐसे ही पपीता और दूध का मेल नहीं है। इनफैक्ट किसी भी फ्रूट का, हर एक फ्रूट के अंदर ना सिट्रिक एसिड होता है, यानी खटास होती है, जैसी सिंपल भाषा में बोलेंगे तो। और खटास जो है वो दूध के साथ निषेध है। इसको आयुर्वेद में विरुद्ध आहार बोलते हैं। जिसको आप साइड इफेक्ट कह रहे हो, हम उसको विरुद्ध आहार की भाषा से समझते हैं कि ये दो आहार आपस में विरुद्ध हैं जी, ठीक है। सो जितने भी विरुद्ध आहार हैं उनकी कंजम्पशन से जी हमारे को साइड इफेक्ट आएंगे ठीक है। इस वजह से आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दे शुड बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ओनली। कुछ चीज़ों को जो हमारे ट्रेडिशन में चलती आ रही हैं दैट इज़ वहाँ तक ओके है, बट अगर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम, लंबी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको देयर शुड बी टेकन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, उसको डॉक्टर किसी भी अच्छे वैद्य से रिकमेंडेशन लेके ही उन दवाइयों को शुरू करना चाहिए। और ये जो हमारा जो विरुद्ध आहार हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से हैं, मतलब कुछ एक आप बताना चाहें? जैसे आपने पपीता और दूध का कॉम्बिनेशन बताया। सारे फ्रूट्स दूध के साथ नहीं लेते। दूध क्यों? अच्छा, आप देखते हो छोटे होते कभी आप फ्रूट्स खाते थे तो मम्मी पापा दादी नानी बोलते पानी नहीं पीना अभी ऊपर, हाँ, क्योंकि इसमें पानी बहुत है, ऐसा बोलते थे ना जी जी। तो फ्रूट्स के ऊपर पानी नहीं पीते, हमारा मन भी नहीं करता पीने का, नहीं है ना। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, फ्रूट को क्रश करके उसमें पानी डाल के पिला रहे हैं। फैक्ट है ना, वो क्या स्मूदी और वो उटपटांग नाम बोल के, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा कभी कभी मेरे को लगता है मैं इस ज़माने का हुई नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ें देखता भी नहीं, इसलिए मेरे को नाम भी कम पता है। आपको ज़्यादा बताऊंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो ऐसे ही अच्छा ये भी देखता हूँ मैं,
सब तरह के फ्रूट को मिक्स कर देते जी। हैं और उसको शेक बना देते हैं। हैं वो एक तो तरबूज लिया, ठीक है, सेब लिया, संतरा लिया, वो गाजर भी डाल दी उसमें, मिक्स फ्रूट जूस, और कह रहा है ये हेल्दी है। अभी हेल्थ के नाम पे ना इतना, एक तो ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, ये इनकी भी बेचारों की क्या गलती है, मतलब इनकी भी बेचारों की क्या कोई गलती नहीं है, क्योंकि इनको भी अभी अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। ये सोच रहे हैं कि नींबू में विटामिन सी है, ठीक है, एप्पल में आयरन है, इसमें पपीते में कोई और मिनरल्स हैं, ठीक है, इन सब, गाजर में कुछ और है, विटामिन है, तो ये सारी चीज़ें ली और उठा के मिक्स करके डाल दी। अब आप देखो वाटरमेलन जो है वो गर्मी में आता है जी, उस टाइम अच्छा भी लगता है, मन भी करता है खाने का, और उसका नमक के साथ खाया जाता है वो, ठीक है, और उसका एक अलग बेनिफिट है नमक के साथ खाने का, और बिना नमक के साथ अलग तरीके से आता है। हमारा टेस्ट ही जीभ बता देती है हमें कब नमक खाना है नहीं खाना, है ना। ऐसे ही एप्पल का मौसम अलग है, कैरेट का मौसम अलग है, ठीक है, और अनार का मौसम अलग है, संतरे का मौसम अलग है। हर मौसम में जो फल आता है हमारे आसपास उसे तभी खाना चाहिए, सीजनल फूड और लोकल फूड जी, है ना। अभी क्या सारे फ्रूट्स हर टाइम अवेलेबल है आज के टाइम पे जी, ठीक है, और सब कुछ मिक्स करके लोग खाए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, पर उसका ना वहाँ पे भी साइड इफेक्ट होगा। जिस मौसम में अगर आपको आयरन की कमी है, लोग सोचते हैं मैं एप्पल, अरे आयरन में एप्पल में आयरन है तो मैं एप्पल खाता हूँ तो मेरा आयरन ठीक हो जाएगा। वो एप्पल खा रहा है उठा के गर्मी में, मार्च अप्रैल में, ठीक है, तो उस टाइम पे आयरन क्या मिलना, वो और ही कुछ डिस्टॉर्शन क्रिएट होगी जी, ठीक है। तो इस वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। पर सर मेरे को बताइए कि जैसे काफ़ी सुनने में ऐसा आता है कई बार कि जो आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन है अगर हम लेते हैं तो वो किडनी पे उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे किडनी ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। किडनी पे कैसे किसी का इफेक्ट आएगा मेडिसिन का? हाँ, ये एक नोशन आजकल बन गई है कि कुछ मेडिसिन का, स्पेसिफिकली कुछ भस्मों का इफेक्ट किडनी पे आ जाता है। अगर भस्म अच्छे से नहीं पकी, अच्छे से नहीं बनी ना, भस्म बनाने का भी एक तरीका होता है, अगर वो अच्छे से नहीं बनी तो हमारे किडनी पे इफेक्ट आएगा। इनफैक्ट भस्म क्या, कोई भी चीज़, आप आटे को भी कच्चा खाओगे आपके कहीं ना कहीं बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तो कोई भी चीज़ को बनाने की प्रोसेस होता है, अगर उस तरीके से नहीं खाएंगे तो इफेक्ट आएगा। अभी ये आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए कुछ लॉबी ऐसे चला देते हैं कि यार इससे किडनी, इसमें आयुर्वेद में स्टेरॉइड होते हैं, उटपटांग बातें करते हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ अगर सही से बनी हो, खाना भी सही से ना बना होगा तो वो नुकसान करेगा, और सही से बनेगा तो फ़ायदा ही करेगा जी। और क्या ये कहना सही होगा कि जैसे जो आयुर्वेद है उससे लोग इसलिए भी दूर हुए हैं क्योंकि उसका जो प्रोसेस है हीलिंग करने का वो बहुत स्लो है? कैसे स्लो कैसे है? अब हमारी जो बॉडी है ना, पहले तो इस बात को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा जी। हमारी जो बॉडी है ना वो खुद ठीक करती है खुद को, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, अपने बॉडी विल स्टार्ट रिकवरिंग अनलेस यू आर नॉट पंपिंग इन, अनलेस यू आर नॉट पंपिंग बैड शिट इन योर स्टमक, ठीक है। अगर खाना पीना सही है, सब कुछ अच्छा खा रहे हो, और अच्छे की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, जैसा भी मैंने बोला वैसा नहीं जी। अगर खाना, तो बॉडी एक कट को भी, या कोई पेट का इशू है या कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उसको इट रिकवर्स बाय इटसेल्फ, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। बट आयुर्वेद उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है जी। तो आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता, और इनफैक्ट हम तो कुछ ऐसी मेडिसिन बनाते हैं जो इमीडिएटली काम करते हैं जी, विद इन सेकेंड्स। पेपरोनिया हमारी एक मेडिसिन है, किसी को एसिडिटी, इंडाइजेशन, ओवर ईटिंग, ब्लोटिंग टाइप इस तरह की चीज़ें हों तो एक चुटकी यानी एक कनक के दाने जितना उसको लेना रहता है, ओके, ठीक है, और इतनी कम डोज, और विद इन सेकेंड्स काम करता है। किसी को नोजिया, मोशन सिकनेस या वॉमिट आने का फीलिंग हो रहा है, तब उसको दे दो, साथ की साथ वो फीलिंग सबसाइड हो जाता है, तो पेट पे काम करता है, एकदम बंदे का वो अच्छा गुड फीलिंग आना शुरू हो जाता है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बहुत ही क्विकली रिजल्ट्स लेके आती हैं जी। बट ये एक नोशन बना दिया गया है कि भाई आयुर्वेद स्लो काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर हम जनरली आज देखें कि एक केस जो है बहुत बढ़ता जा रहा है, एक तो हो गया कैंसर एंड अनदर इज अपना हार्ट अटैक, आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है। तो क्या आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है एक ब्लॉकेज को, या फिर जो हार्ट ब्लॉकेज आजकल ज़्यादातर हो रही हैं इन चीज़ों को? हाँ, पहले तो ये समझो ब्लॉकेज हो क्यों रही है। हमारा अंदर बैड फैट डिपॉजिट हो रहा है जी, है ना। ब्लॉकेज के कारणों को समझेंगे हम जी, तो हमारे को ब्लॉकेज होगी नहीं। आमतौर पे अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ब्लॉकेज जब किसी को होती है ना तो सारे डॉक्टर सबसे पहले ना उसकी फैट कंजम्पशन बंद कर देते हैं पेशेंट की, ठीक है। अब फैट हम क्या करते हैं, इनफैक्ट देसी गाय का देसी घी शुरू कराते हैं। अच्छा। जो इंडियन काऊ ब्रीड्स हैं जैसे कि गिर है, साहिवाल है, इस तरह की जो गायें हैं, इनका जो दूध होता है उससे जो घी बनता है जी,
वो हमारे अंदर गुड फैट लेके आता है। चाहे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हों, हार्ट के पेशेंट्स हों, उनको वो दिया जाता है, और बल्कि इनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो हार्ट अटैक जो है या कैंसर, कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज है, कोई भी मल्टीपल डिजीज की आप बात करो, सो सारी की सारी डिजीजेस का कॉज यदि आप समझोगे, पहली बात तो ना, ये हार्ट अटैक इज नॉट अ डिजीज, दिस इज एन आउटकम। एक आउटब्रेक होता है जी, है ना, जैसे सर दर्द होता है वैसे ही हार्ट अटैक, वैसे ही बुखार है। ये सब एक इंडिकेशंस हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो उन गड़बड़ों को करेक्ट करो, ठीक है। तो अभी इसको आप ये कहो कि आयुर्वेद ठीक कर देगा उसको, यस ऑफ कोर्स, बट आयुर्वेद क्या, बिना किसी चीज़ के भी ठीक रह सकते हो आप। हमें हार्ट अटैक होने नहीं देना। हार्ट अटैक जो है एक इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे आपका सिस्टम खराब है। हम जो मेडिसिन खाते जा रहे हैं, पेन किलर्स खाते जा रहे हैं, कुछ भी डेली बेसिस पे खाते जा रहे हैं, उससे किडनी खराब हो रही है जी। अभी आज ये एक बात कर रहा था मैं किसी से कि बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, दीज आर नॉट द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। इनफैक्ट एडीआर, मार्क माई वर्ड्स, एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ओके, ये आने वाले 5-7-10 सालों में शायद लोगों को पता चले, हो सकता है पता ही ना लगने से मेडिकल लॉबी, लेकिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ्स, ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई हार्ट अटैक या कैंसर या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये तो सारे एक इंडिकेटर्स हैं जी, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम है उसको समझ के हम सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व हो जाती है। तो क्या आयुर्वेदिक के थ्रू कोई अगर ब्लॉकेज हो उसको ठीक किया जा सकता है? इसके ऊपर ना आपको सुनना चाहिए, डॉक्टर BM हेगड़े हैं जी, हमारे देश के वन ऑफ द अर्लीस्ट MD कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी, 87 ईयर्स की उनकी एज है जी, और वो बहुत ही शानदार तरीके से इस चीज़ को बताते हैं, हार्ट से रिलेटेड, इनफैक्ट सारी प्रॉब्लम से रिलेटेड ही जी, और वो ही इज़ अ प्रोपेगेटर ऑफ आयुर्वेदा। पहली बात तो सभी के सभी हम लोग रोज़ अपनी लाइफ रूटीन में आयुर्वेद को फॉलो करते ही हैं, जाने अनजाने, ठीक है, हमें पता नहीं चलता बट हम करते ही हैं। अब वो एक हॉट टॉपिक बन गया कि आयुर्वेद अलग चीज़ नहीं है, कोई हमारा लाइफस्टाइल ही है। बिल्कुल। डॉक्टर BM हेगड़े को आप सुनोगे तो ही विल, मतलब उनके शब्दों से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस चीज़ का जो आपने जवाब मांगा जी, क्योंकि एक कार्डियोलॉजिस्ट जब ये बात बोलता है ना कि तुम्हारे को ड्रग की ज़रूरत नहीं है, तो बात समझ में आती है। तो सर आपकी ऐसी जर्नी रही है, आपका जो बैकग्राउंड है वो आयुर्वेद से जुड़ा रहा है, उसकी सेवा में लगा रहा है, तो कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में आपने देखा हो, कोई ऐसा पेशेंट जिसको आयुर्वेदिक के थ्रू हील किया गया हो, हार्ट अटैक या फिर डायबिटिक, इस टाइप की प्रॉब्लम? क्रॉनिक है, ऐसे तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो हम रोज़ ही ठीक करते हैं, लेकिन जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उसके एक इंटरेस्टिंग केसेस बताता हूँ आपको। अब जैसे मेरे, पहले तो मैं चौकड़ी मार के बैठ जाऊँ। हाँ बैठ। तो अब जैसे मेरी दादी जी जो हैं वो, उनको ना अस्थमा था, क्रॉनिक अस्थमा के पेशेंट थे वो, और पंप यूज़ करते थे, ठीक है, और 30 इयर्स उन्होंने पंप यूज़ किया। तो दादाजी को लगा कि यार ये पंप तो दिक्कत है जी, तो उन्होंने ना एक ऐसी मेडिसिन ढूंढी, बनाई जी, कि जिसको एक बार एडमिनिस्टर किया जाता है वंस इन अ ईयर, ठीक है, ऑन अ स्पेसिफिक डे, और बंदे का पंप छूट जाता है, ठीक है। तो वो पहला केस हमारे, मेरी घर में मेरी दादी थी और अभी उनकी एज 83 इयर्स की है, और वो कोई पंप तो छोड़ो, आराम से सैर वैर करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। पंप तो उन्होंने पता नहीं कब से छोड़ रखा है, ठीक है। बस वो ये है कि हर साल एक दिन, शरद पूर्णिमा वाले दिन, उसके पीछे भी साइंस है कि कैसे वही खास दिन क्यों, कैसे उस टाइम पे मून और अर्थ की अलाइनमेंट एक इस तरह की होती है, तो उस खास दिन वो दवाई देते हैं, ठीक है, और उससे एस्थमेटिक पेशेंट के पंप छूट जाते हैं। दूसरा केस, अभी हार्ट अटैक, मेरे दादाजी को जब खुद को हार्ट अटैक हुआ एक बार, क्योंकि वो उनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था कि उस समय रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड थे, चीज़ें बड़ी ऐसी होती थी, रिफाइंड का नया कल्चर शुरू हुआ था, ऑल्दो ही वाज अगेंस्ट रिफाइंड, बट वहाँ पे जहाँ पे वो एरिया में रहते थे कई बार हो भी जाता है किसी को कोई प्रॉब्लम आई। सो जब मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने खुद के लिए एक दवाई ढूंढी, ठीक है, और वो दवाई जिस ग्रंथ से ढूंढी ना, जिस ऋषि ने वो दवाई लिखी है, वो ये कहता है कि इस दवाई को खाने से बंदा खांसी, जुकाम या बुखार से जा सकता है, लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम से कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा। तो पहले तो उन्होंने खुद के लिए ली वो दवाई, उस दवाई को 1 साल खाना पड़ता है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों को दी,
मेरे दादाजी के जो भाई हैं उनको 2006 में या 2004 में हार्ट अटैक आया था, ठीक है। तो उनको भी अभी डॉक्टर बोले कि 96% ब्लॉकेज है। ओके। स्टेंट डलेंगे 4, बाईपास सर्जरी होगी और अभी की अभी होगी इमीडिएटली। ही कैन नॉट गो बैक होम। ओके। हमने मतलब अब चाचू थे, दादाजी की तो मेरी डेथ होगी, तो अभी चाचू थे, तो उन्होंने कहा कि कोई कुछ नहीं कराना। इनफैक्ट दादाजी के भाई भी कहते हैं कि मेरे को ये सब नहीं करवाना है, मैं दवाई खाऊंगा, वीर जी की दवाई खाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर कहे ना जी तो घर ही नहीं जा सकते, कहे कि हमने लेनी नहीं ट्रीटमेंट, नहीं हमने कोई स्टेंट नहीं डलवाना है। तो बोले ना हम ऐसा कर नहीं सकते, हमारे इंस्टीट्यूट का सवाल है। जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से 2 दिन में बाद उनको बोला हाथ जोड़ के, भाई पैसे नहीं है हमारे पास, हमने नहीं कराना है ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम वहाँ से उनको घर ले आए। आज भी उनकी ब्लॉकेज 96% है। दवाई उन्होंने उस टाइम 1 साल खाई। उसके बाद उनकी एज है अब इस टाइम 87-88, ठीक है। वो फिट एंड फाइन है, आराम से घूमते फिरते चलते हैं और मस्ती में रहते हैं और एकदम फिट है, ठीक है। कभी आप उनके साथ भी पॉडकास्ट करो तो आपको और इंसाइट्स मिलेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे लिविंग एग्जांपल्स हैं जिनको, जैसे जो आपने पूछा कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन यस होती हैं। और अब आप बताओ कि 1 साल दवाई खानी है वर्सेस लाइफ टाइम दवाई खानी है, तो कौन सी ट्रीटमेंट थेरेपी फास्ट है? 1 साल। इसलिए बट ये एक नोशन है कि आयुर्वेद, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर ये ऐसे हील किया जा सकता है, ब्लॉकेज को ट्रीटमेंट किया जा सकता है, अस्थमा को ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, तो ये मेडिसिन या ये जो औषधि हैं ये मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है? मार्केट में क्यों नहीं मिली? इसके बारे में बात क्यों नहीं हो रही? मार्केट में अवेलेबल है ना, हम दे रहे हैं और भी बहुत लोग दे रहे हैं। बात तो ये है कि आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है जी, तो आप आयुर्वेद की तरफ जाते ही नहीं हो। फैक्ट। आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो या तो मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आते हो, जिसको दवाई समझ के ले आते हो, ड्रग ले आते हो, ठीक है। या फिर किसी डॉक्टर के पास फटाफट जाके कोई हॉस्पिटल में चले जाते हो, ठीक है। और अपने आप बेसिकली हेल्थ को हॉस्पिटल्स में ढूंढ रहे हो, जो कि आपके हॉस्पिटल में घरों में है। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप जाओ वैद्यों के पास, सारी अवेलेबल है उनके पास सब। अगर आपको वाकई ठीक होना है ना तो किसी भी एक वैद्य को पकड़ लो और तब तक मत छोड़ो जब तक वैद्य ना कहे कि मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। और ऐसा कभी नहीं होगा, रेयर केस ही होगा। और ही और शी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है, सब जगह अवेलेबल है, आप नहीं जा रहे जी। और मुझे आप ये बताइए कि जैसे जो आयुर्वेद है, क्या हम इसको मेडिकल साइंस या मेडिसिन से कंबाइन करके ले सकते हैं? जैसे कि अगर हमारी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है तो क्या हम उसके साथ साथ आयुर्वेदिक की दवाई भी ले सकते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर असर करे या कुछ ऐसा? हम क्या करते हैं कि दवाइयाँ बना के दवाइयाँ देते हैं ऐसी कि धीरे धीरे जो आपकी कोई मेडिसिन चल रही है वो अपने आप खत्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए। और वो हम रिड्यूस नहीं करते। जिस डॉक्टर से आपने शुरू कराई है वो डॉक्टर ही इज बाउंड टू रिड्यूस इट। जैसे डायबिटीज़ है, हम एक डायबिटीज़ का एक रिवर्सल प्रोग्राम चलाते हैं, डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम चलाते हैं। ओके। तो उसके अंदर 45 डेज में हम डायबिटीज़ रिवर्स करते हैं। डायबिटीज़ को तो हम अगर आप चाहो तो विद इन 1 डे ब्लड शुगर लेवल को हम नीचे लेके आ सकते हैं। बड़ा सिंपल है, फास्ट करा दो फुल डे। जब कुछ खाएंगे नहीं तो ग्लूकोज अंदर जाएगा नहीं, है ना, रिलीज नहीं होगा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज रिलीज नहीं होगा तो शुगर लेवल बढ़ेंगे नहीं। अगले दिन डायबिटीज़ की रेंज जो है नॉर्मल आ गई जी। अब जो बट सर मेडिकल साइंस में अगर देखा जाए तो इसका उल्टा कहा जाता है कि आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। मैंने आपको ये बोला कि अगर डायबिटीज़ को ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लाना है, 1 दिन की फास्टिंग से आ सकता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट की इंसुलिन रेजिस्टेंस बनी होती है या लीवर में कुछ दिक्कत रहती है, वो काम ढंग से नहीं कर रहा, शरीर के कोई ऑर्गन में दिक्कत है, जिस वजह से उसको वीकनेस फील होती है। इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू गो फॉर अ फास्ट। बट देन शुगर लेवल को नॉर्मल किया जा सकता है विद इन 1 डे। ओके। और 45 डेज के अंदर हम उसकी मतलब सिंपली मिलेट से जो भी ग्लूकोज इनटेक है बंदे का वो बंद कर दो। कुछ मेडिसिन ऐसी दो जो डैमेज हुआ है शरीर में वो उसको रिकवरी करे, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो, ठीक है। और बंदा जो है उसके बॉडी ऑर्गन्स वापस चालू होना शुरू हो जाए तो डायबिटीज़ जो है वो एक रिवर्सल पॉइंट पे आ जाती है। उसके बाद अपने आप ही अगर कोई आपकी मेटफॉर्मिन या कोई इंसुलिन के इंजेक्शन चल रहे हैं तो योर डॉक्टर विल हैव टू रिड्यूस द डोजेज। क्योंकि जब नॉर्मल होने के बाद इंसुलिन नॉर्मल होने के बाद ये जो आपका मेटफॉर्मिन या किसी भी ड्रग का काम है कि उसको और नीचे लेके जाना,
ठीक है, तो वो और लोअर लेके जाएगा तो डॉक्टर को ऑटोमेटिकली डोज को या तो कम करना पड़ेगा या फिर हटानी पड़ेगी। तो ऐसे नॉर्मली इट हैपेंस। हम जब करते हैं डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम तो उसके अंदर लोगों की मेटफॉर्मिन और इंसुलिन छूट जाते हैं, विद इन 45 डेज छूट जाते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि अगर कोई इंजेक्शन ले रहा है इंसुलिन का तो वहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। हाँ। और आपने जो बात करा कि ड्रग के साथ हम औषधियाँ दे सकते हैं, व्हाई नॉट? जी, ड्रग के साथ खाना खाते हो ना? जी बिल्कुल, वो तो औषधि है। जो आप कड़ी बनाते हो कितनी बढ़िया औषधि है ना? उसमें सारे मसाले और सारी चीजें पेट को सही कर देती है ना। ठीक है, लस्सी पीते हो मौसम में, अभी नहीं, है ना? वो भी बढ़िया औषधि है। ठीक है, इस टाइम पियोगे तो उसका भी साइड इफेक्ट है। ओके। हमारे को ना हमारा शरीर बताता है कब हमें किस टाइम पे क्या खाना। हमारी नेचर ने एक सिस्टम, अब थोड़ा सा ना इसको हमें बैक जाना पड़ेगा एक समझने के लिए कि आयुर्वेद ना कोई अलग थ्योरी या कॉन्सेप्ट नहीं है जी। इस रूम से बाहर निकलने के बाद हमारे आसपास जो भी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब छोटे इंसेक्ट मच्छरों से लेके बड़े हाथी शेर से लेके एम्फीबियंस, एनीवन एंड एवरीवन, दिस एंटायर इकोसिस्टम, चाहे वो समुद्री जीव हैं, चाहे वो हवा के पक्षी हैं, ये सब के सब जितने भी पेड़ पौधे हैं, किसका कौन सा रूट, फ्रूट, स्टेम, किसी इवन पशु पक्षियों की पॉटी सूसू से लेके, ठीक है, अभी अब हनी है, देखो वो मधुमक्खी जो है वो जाती है, वो अपने मुंह में कलेक्ट करके लेके आती है, और अब एक तरह से मधुमक्खी की उल्टी खा रहे हो। हाँ, ठीक है, हर चीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करे, ठीक है, ये आयुर्वेद में लिखा है। ठीक है, और आयुर्वेद में लिखा किसने? लोगों ने लिखा है, चरक ने, वाग्भट ने, सुश्रुत ने, उस टाइम पे उनको समझा चीज़ों को कि ये कैसे एक दूसरे, कब किसकी कौन सी ज़रूरत है। तो ये आयुर्वेद है, ऐसा कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। वही जो हमने बात करी कि कनक से रोटी कैसे बनती है, उस पर घी लगा के चौपटी की जाती है उसको, तो उसके जो ये जो प्रोसेसेस हैं ये सब आयुर्वेद में लिखे हैं। ओके। तो हमें अगर किसी ड्रग को साथ में लेना है तो ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा गैप लेना चाहिए ताकि वो ड्रग का रिएक्शन ना हो, लेकिन यस इट कैन बी टेकन। आपने सुना होगा कि आकाश में यानी स्पेस में ओम की ध्वनि होती है, इसे ब्रह्मनाद कहते हैं, है ना? तो ये जो ओम है या ये जो ध्वनि है, ईथर के अंदर सिर्फ साउंड एलिमेंट होता है। ओके। ईथर से ज़्यादा ग्रॉस है एयर। ठीक है, उसके अंदर साउंड एलिमेंट भी होता है, उसको सुन भी सकते हैं और उसको फील भी कर सकते हैं, टच एलिमेंट ऐड हो जाता है। एयर से ज़्यादा ग्रॉस है फायर, यानी उसके अंदर साउंड भी है, उसको आप फील भी कर सकते हो, गर्म लगती है, और उसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो यानी 3 सेंसेस अटैच हो गए। फायर से ज़्यादा ग्रॉस है वाटर। ओके। पानी को हम सुन सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और पी भी सकते हैं। ठीक है, 4 सेंसेस हो गए। और जो अर्थ है यानी सॉइल है जी, उसको उसमें वो 4 सेंसेस भी हैं, प्लस साथ में स्मेल है, उसको सूंघ सकते हैं जी। तो ये 5 एलिमेंट्स के साथ हमारी 5 सेंसरी रिसेप्टर्स ऐसे जुड़े हुए हैं जी। और इन्हीं 5 एलिमेंट से ही वात, पित्त और कफ की डेफिनेशन बनती है, जो आयुर्वेद का बेसिस है। जैसे एयर और ईथर से बनता है वात, जब एयर और ईथर इकट्ठे होते हैं तो उसको कहते हैं वात। जैसे वात समझ नहीं आता ना, अभी एयर और ईथर का कॉम्बिनेशन इज वात। ओके। और वाटर और फायर बनाता है पित्त। ओके। और अर्थ और वाटर बनाता है कफ जी। सो जब भी हमारा कफ कहीं पे इकट्ठा होता है, जैसे जुकाम वगैरह में, खांसी में हमारे को बलगम फील होती है, वो कफ होता है। दैट इज बेसिकली अर्थ एंड वाटर। ओके। उसके अंदर यही 2 चीज़ें रहती हैं। ठीक है। जो वायु और आकाश तत्व है जो बनाता है वात। ओके। जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो वात उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कहीं भी कोई पेन्स होते हैं तो एयर पास होती है तभी पेन फील होता है। ओके। ठीक है, पेट में गड़बड़ होती है, ठीक है, हमें फील होता है भाई कुछ वायु का प्रोग्राम है। पहले ऐसा भी कहते थे ना, हमारे दादी नानी कहते थे कि भाई ये वाई हो गई है कोई चीज़, सुना आपने ऐसा? वाई हो गई, खाना वाई हो गया है, यानी पड़ा वाई हो गया। वाई मतलब अब इसको खाओगे तो वायु बनेगी, यानी वात बढ़ेगा।
है ना, तो वो एरी एलिमेंट जो है वो बढ़ेगा। और ऐसे ही पित्त होता है, जहाँ भी कहीं दाना होता है स्किन में, पिंपल्स, बॉयल्स, एक्ने या बर्निंग्स, ठीक है, वो सारा पित्त से रिलेटेड है। ओके, ठीक है, तो यदि हम ये बेसिक्स को समझ में आ जाए ना कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आपको भी अब समझ में आ जाएगा कि कब मेरा वात बढ़ा हुआ है, मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है मसल्स में या कहीं पे, तो वो वात का वो है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी कहीं पे पेट में दर्द हो रहा है, यानी वात जो है वो प्रकोपित है, यानी वात को सेट करना पड़ेगा। तो हम इन तीनों दोषों को बैलेंस कर दें यदि, तो हमारे को कोई समस्या नहीं होती। ओके, ठीक है, तो ऐसा आयुर्वेद को समझने के लिए ये बेसिक समझना चाहिए। और देखो कितनी सुंदर साइंस है ये, एकदम बेसिक फंडामेंटल साइंस है ये, यहीं से आयुर्वेद ग्रो होती है। बैलेंस कैसे किया जा सकता है, मतलब अगर हमें जैसे आपने बताया बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि ये चीज़ों को अगर आप बैलेंस करें, बट करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि पहले तो उसको समझ में आए। अगर आपको पता चल गया कि भाई मेरे को दाना हो रहा है, ठीक है, अभी दाना अदरवाइज तो पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, अब आपको समझ में आ गया कि दाना पित्त की वजह से है। ओके, ठीक है, पित्त बढ़ रहा है तो दाना हो रहा है, राइट। अब पित्त, जो चीज़ें पित्त बढ़ाती हैं वो नहीं खानी, दाना नहीं होगा। जितने भी मिर्च मसाले सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आमतौर पे ये पित्त बढ़ाती है। कहा जाता है कि अगर ये चीज़ें बंद कर दो, गरम मसाले वगैरह, ठीक है, तला भुना जो है वो पित्त बढ़ा देता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए आप ना खाओ। या खाने का स्टाइल, कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उसमें काफ़ी फैक्टर्स आ जाते हैं, वो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि अच्छा, बड़ी सिंपली आप किसी भी प्रॉब्लम को, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई ऑइंटमेंट्स और वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को तो हम समझ सकते हैं ना, फिर धीरे धीरे हम समझ अपनी बढ़ाते हैं तो हमारे को बड़ी चीज़ें भी सॉल्व करनी आ जाती हैं। बेसिकली जितना हम डीप जाते जाएंगे, इतनी नॉलेज होती जाएगी, उतना हम अपना इस चीज़ को ध्यान रख पाएंगे। तो सर ये वैसे तो देखा जा रहा है कि जो हमारे दादा दादी थे वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। हमारे कल्चर में ही था, और अभी भी है। आप, हम बात है कि हम बैठते नहीं दादा दादी मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हम जी ठीक है ना, उनको जो चीज़ें रिचुअल्स, हमारे कल्चर में रिचुअल्स भी हैं जी, है ना, त्योहार हैं, वो सारा कुछ जो है ना बड़ा एक साइंटिफिक सिस्टम है। बिल्कुल, क्योंकि सर आजकल एक और अगर मैं चीज़ बोलूँ कि देखिए, पहले हम दादा दादी को सुनते थे, अपने जो माँ बाप थे उनको सुनते थे, रीज़न कि हमारे पास सोर्स ही वही था और वही हमारा ध्यान रखते थे। बट आज के टाइम में जहाँ पर एक एक सेकंड में स्क्रॉल का ऑप्शन है, और जहाँ पे हर कोई इन्फ्लुएंसर, चाहे उसके पास कोई डिग्री हो चाहे ना हो, वो आके कैमरे के सामने बोल सकता है कि आप ये कीजिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये ट्राई कीजिए, आप ये कीजिए। तो वहाँ थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आ ही रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ये स्पेसिफिकली बात करते हैं कि ऐसा है, हर एक चीज़ के लिए ऐसा नहीं होता कभी भी कि हर वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल, यानी कोई अगर आपको कोई समस्या है जी, तो ज़रूरी नहीं है। लेट्स से आप वेट लॉस की बात करिए जी, तो एक बंदा कह रहा है कि भाई तुम अदरक खाओ, दूसरा कह रहा है तुम लहसुन खाओ, तीसरा कह रहा है कि तुम खीरा खाओ जी, ठीक है। भी हर एक बंदे को हर एक चीज़ सूट करती है नहीं करती, कई फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल, हल्दी जो है वो पित्त बढ़ाती है, ठीक है, खीरा जो है वो कफज होता है उसकी नेचर, उसमें देखो उसमें है भी पानी है, और अर्थ और वाटर इज कफ, ठीक है। तो ऐसे ही हर एक फ्रूट की, हर एक खाने की, हर एक भोजन की एक प्रकृति होती है, जिसे वात पित्त कफ कहते हैं। ऐसे ही हर एक इंसान की प्रकृति होती है। ओके, किसी की प्रकृति वात होती है, किसी की कफज होती है, किसी की पित्तज होती है, किसी की कॉम्बिनेशंस में भी होती है जी। जैसे कोई बंदे जो वात प्रकृति के होंगे वो ज़्यादा देर उठ के नहीं बैठ सकते, ओके, ठीक है। जैसे ये हमारे कैमरे वाले भाई साहब हैं ये, और वो ज़्यादातर स्लिम होंगे, पतले होंगे, ठीक है। वो हर थोड़ी देर उनको होगा कि कुछ मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये प्रीडोमिनेंटली वातज प्रकृति है जी। कुछ लोग होते हैं जो, जैसे अब आपकी प्रकृति है, दिस इज मोर टुवर्ड्स कफज की तरफ है, ओके, यानी और आपका उस वजह से मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। अच्छा, प्रकृति से हमारी कैरेक्टर ट्रेट्स भी डिफाइन होते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है सर, कैसे, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। जैसे अभी मैं बताया कि वात वाले के लिए वो मूवमेंट में रहता है। वात का नेचर क्या है? एयर का नेचर मूवमेंट है ना, हाँ, मूवमेंट है ना। तो वो मूवमेंट वाले जितने भी एयर के जो नेचर होंगे ना, वो सारे नेचर उस बंदे के अंदर मिल जाएंगे आपको जी, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने, ठीक है। वो हवाई बातें कर सकता है, वो मतलब वो हवा से जो भी चीज़ आप रिलेट कर सकते हो ना, वो उस बंदे से रिलेट कर सकते हो जी। ऑल्दो दे आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी शार्प,
ऐसे ही जो कफज वाली प्रकृति के लोग होते हैं उनका वो थोड़े से शांत स्टेबल होते हैं। जी। ठीक है, उसमें क्या एलिमेंट है, वाटर एंड अर्थ। ओके। ठीक है, तो वेवीनेस उनमें रहेगी। ठीक है, वाटर रहेगा, थोड़ा सा बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है। ठीक है, तो वो वाले सारे कैरेक्टर ट्रेट्स आप वहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ओके। ठीक है, मैं बड़ा बेसिक बता रहा हूँ, इसकी बहुत एडवांस तरीके से आयुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है। और कोई भी बीएमएस डॉक्टर जो है वो आपको बड़े इजीली बता देगा कि भाई आपके अंदर यही आपकी क्वालिटीज़ होंगी, आपका ये इस तरह का आपका बिहेवियर होगा। ऐसे ही जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनका एक अलग तरह का बिहेवियर होता है। ऐसे ही खाने में भी हर चीज़ की नेचर अलग अलग होती है। जी। कोई चीज़ जैसे मैंने बताया हल्दी, ये किसी एक चीज़ में पित्त ज़्यादा है, किसी में कफ ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर अपना वज़न कम करना है, ठीक है, तो उसमें वन प्रोडक्ट फिट्स ऑल नहीं हो सकता। ओके। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप खीरा खाओ वो भी खीरा खाएं, सब खीरा खाएं और वजन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हर एक व्यक्ति की जो प्रकृति और उसका जो विकृति है उसको आयुर्वेद में जैसे नाड़ी परीक्षण एक टेक्निक है डायग्नोसिस की जी, कि नाड़ी देख के बहुत कुछ बताया जा सकता है कि आपके शरीर में कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। आपके मतलब डॉक्टर जो है एक अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य जो होगा जिसको नाड़ी देखनी आती है वो आंखें बंद करके बता देगा आपको कि आपकी आंख में दिक्कत है, आपके बालों में दिक्कत है, आपकी किडनी में दिक्कत है, आपके घुटनों में दिक्कत है, बट इसका कुछ और क्या दिक्कत है। साइंटिफिकली कैसे ये भी बता देते हैं ऐसे वैद्य तो कि आपने कल छोले भटूरे खाए थे, इतने लेवल तक बता सकते हैं। सो द क्वेश्चन यू आस्क्ड वाज कि हमें कैसे पता चले कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। सो गो टू अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर। और मैं जब गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि विच हैज़ ह्यूज लॉट ऑफ फैसिलिटीज़। एक गांव में बैठा हुआ वैद्य भी बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। ठीक है, हम ज़्यादातर ना इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं आजकल। ठीक है, बट वैद्यों की विडंबना ये है कि वो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना अपने आसपास बनाते नहीं है जी। और आमतौर पे जितने ज़्यादा अच्छे वैद्य होते हैं ना उतने ज़्यादा वो फक्कड़ भी होते हैं। आमतौर पे देखा जाता है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक नहीं कर रहा। कुछ लोग को शौक भी होता है कि मेरे आसपास इस तरह की चीज़ें रहें, अच्छा टेबल चेयर रहे और ऐसा चीज़ें रहे। कुछ लोग को शौक क्या होता है, कुछ लोग को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, उनको पता है कि मुझे ये ठीक करना है। यानी अच्छा मतलब वैसे तो हर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अच्छा है, लेकिन किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ आप और उससे आप पूछ के खाओ कि मुझे ये चीज़ को सॉल्व करना है, भाई बताओ कैसे करूँ, तो वो आपको इजीली सॉल्व कर देगा। ऐसे खुद से स्क्रॉल करके देख के जो नॉलेज है दिस विल हार्म, दिस विल नॉट हेल्प। तो सर आपने जैसे अभी बताया कि नाड़ी परीक्षण से ये लगाया जा सकता है कि आपने क्या खाया है, आपको कहाँ प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है। ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि एक नाड़ी से ये चीज़ बता पाना कैसे पॉसिबल है? मतलब कोई साइंटिफिक तरीका है या क्या चीज़ देखी जाती है इसमें? इसके अंदर ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक तरीका है। हमारी नाड़ी में ना यहीं पे वात पित्त कफ का एक अनुभूति हो जाती है। मतलब अनुभूति क्या है, यहाँ पे फील आ जाती है। उसमें हमारी फिंगर्स में भी कहाँ पे पल्स किस टाइम पे कैसे बीट कर रही है, यहाँ पे जो हमारी पल्स चलती है ना जी, उससे हमारी इन 3 फिंगर से जी वात पित्त कफ के बैलेंसेस को समझ के, ठीक है, उससे इन्फ्रेंसेस निकाले जाते हैं कि ये ऐसा आ रहा है तो ये ऐसा होगा। ओके। और ये छोड़ो आप, वैसे तो ना आयुर्वेद में इन्वेस्टिगेशन के 3 फोल्ड्स हैं। देयर आर 3 फोल्ड्स टू इन्वेस्टिगेशन इन आयुर्वेदा। वन इज जो ऐसा मेरे दादाजी करते थे, बाकी ऐसे बहुत सारे और भी हैं जिसमें 10 फोल्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, 12 फोल्ड्स हैं। अलग अलग ग्रंथ जो हैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। हमारी प्रैक्टिस में, दादाजी के प्रैक्टिस में वो यूजुअली 3 फोल्ड इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते थे जी। पहली चीज़ है दर्शन, यानी कोई बंदा अंदर आ रहा होता है तो देख के समझ में आ जाता है कि उसकी प्रकृति कैसे है। जैसे मैंने अभी आपको बताया वात प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, तो एक होता है दर्शन देख के, यानी शरीर देख के, स्ट्रक्चर देख के, ठीक है, और आईज देख के, टंग देख के, है ना। दूसरा होता है स्पर्शन, यानी कहीं पे टच करके, जैसे नाड़ी परीक्षण है, यहाँ पे हाथ लगाते थे पहले डॉक्टर, इधर इधर, ठीक है, आंखों को ऐसे करते थे, ठीक है,
यहाँ पे हाथ लगाना, कहीं भी जहाँ पे भी कोई इशू है उसको हाथ लगा के देखते थे, टांग में कहाँ दर्द है, पेट में कहाँ दर्द है, ऊपर नीचे बीच में साइड में, है ना। तो दूसरा होगा स्पर्शन, और तीसरा होता है प्रश्न, ओके, यानी क्वेश्चन पूछ के कि अच्छा क्या किया, क्या खाया, कब सोए, कब उठे, घर पे कौन है, इस तरह की चीज़ें। यानी इन 3 इन्वेस्टिगेशन के तरीकों से बंदे के सारी प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोसिस कर सकते हैं जी। ठीक है। तो ये एक इतना ब्यूटीफुल साइंस है डायग्नोसिस का। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को आप जंगल में छोड़ दो जी, ठीक है, तो वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बट 1 घंटे के लिए आप दूसरे डॉक्टर को बिजली की सप्लाई ना दो तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो पहले इन्वेस्टिगेशन इस तरह के हुआ करते थे। तो सर आज के टाइम में जो जैसे हमने रील्स की बात की, तो ज़्यादातर ट्रेंडिंग है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं, वेट लॉस को लेके बहुत बातें होती हैं। तो क्या आयुर्वेदिक में कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसी औषधि है जिसको अगर हम लें तरीके से, जिसका हमें साइड इफेक्ट भी ना हो और हम वेट लॉस में जर्नी में हमारे हेल्प कर पाए? बहुत है, मैं ऐसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, फिर वही बात आ जाएगी कि 1 प्रोडक्ट फिट्स ऑल, ऐसा नहीं होता। सेम प्रॉब्लम में सेम प्रोडक्ट सबको देंगे तो दिक्कत हो जाती है जी। इसलिए अगर आपको वेट लॉस करना है तो पहला सबसे बढ़िया जो उसका दवाई है जी। वो बताऊं? जी करोगे? बिल्कुल, अगले पॉडकास्ट में आपका होना चाहिए, तभी बताऊंगा, करोगे तो बताऊंगा। 100% फॉलो जो करें। सबसे बढ़िया दवाई है ना वेट लॉस की, वो है एक्सरसाइज। ओके, और उसके बाद कुछ जो हमारा जो खाना है ना जी उसके अंदर खाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें ना लें जिसको पचने में टाइम लगता है। तो वेट लॉस का सिंपल सा फंडा है कि हमारी जो अग्नि है, यानी हमारे पेट में अग्नि बोलते हैं जिसे डाइजेस्टिव फायर, या जिसे आजकल मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं जी, कि जितना वो स्ट्रांग होगी अग्नि, जितना मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, उतना हम जो भी खाएं वो जल्दी प्रोसेस होता है, जल्दी डाइजेस्ट होता है। जब हमारी अग्नि तीव्र होती है तो हमारे को खाना जो है लगता है अच्छे से, और ऐसा नहीं होता कि वो फुलावट नहीं आती उस तरह से जी। सो अग्नि तीव्र कैसे होती है, उसके लिए एक तो एक्सरसाइज, उससे भूख लगती है जी। और जब भूख लगे तब खाना खाएं। सो उससे कभी वेट बढ़ेगा ही नहीं, और जितनी भूख लगे उससे थोड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि भर भर के ठूसना है। भूख हमें बता देती है कि कब स्टॉप करना है, हम फिर भी उससे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जब लगे कि हाँ भी बस, बेसिकली ओवर डाइटिंग नहीं करनी, ओवर ईटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। ओवर ईटिंग नहीं करनी। पहली बात तो जब भूख लगे तब खाएं, और जितना भूख लगे उतना खाएं जी। और फिर क्या खाएं वो इम्पोर्टेंट आ जाता है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिससे जो मौसम बेमौसम की हैं वो नहीं खानी। जी। अभी इस टाइम पे जिस तरह का हम लोग का लाइफस्टाइल है तो हमें वीट नहीं खाना चाहिए, एक तो उससे ग्लूकोज बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है, जी। तो हमें मिलेट्स पे आना चाहिए। अभी इस टाइम पे मिलेट्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। और मिलेट्स भी कौन से? मिलेट्स 5 तरह के जो हैं जिनको 5 पॉजिटिव मिलेट्स या श्री धान्य मिलेट्स भी कहते हैं। ओके। जो कि हैं कुटकी, कंगनी, कोदरा, हरी कंगनी और श्यामक। ओके। ठीक है, देखो आप कमाल की बात कि आप दालें कितनी तरह की खाते हो? काफ़ी तरह की खाते हैं सर। 8-10 तरह की दालें खाते हो। हाँ जी। एक सीजन में सब्जियां कितनी तरह की खाते हो? 15-20 तरह की सब्जियां खाते हो। बिल्कुल। लेकिन ग्रेन आप एक ही खाते हो, ज़्यादा से 2, यानी कनक और चावल, है ना जी। आमतौर पे इससे ज़्यादा हमारी ये स्टेपल डाइट बन गई है, रोटी ही खाते हैं हम। खाना मतलब रोटी मतलब कनक की रोटी, हमारे को खाने में रोटी दिखती है सिर्फ। बिल्कुल। बट ग्रेन्स भी हमारे पास 12 तरह के ग्रेन्स हैं। ठीक है, रोटी चावल के अलावा 3 ग्रेन्स तो आपने सुने होंगे, ज्वार, बाजरा, रागी। जी। ये सीजनल ग्रेन है। ऐसी होता है जौ, ठीक है, ऐसे ही मक्की, ठीक है, और ये 5 जो हैं जो अभी बताए, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और मक्की, ये न्यूट्रल ग्रेन्स की कैटेगरी में आते हैं। आज के टाइम पे हमें जो व्हीट एंड राइस खा रहे हैं उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, हमारे लिए भी हेल्थ प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट के लिए भी जी। और ये जो न्यूट्रल ग्रेन्स हैं इनको खाने से इट इज़ बेटर देन व्हीट एंड राइस। इट इज़ मच बेटर, उनसे तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन स्टिल इनसे भी एक बेटर कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स है जो कि है कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी, श्यामक और कोदरा। श्यामक आपने सुना होगा, श्यामक का आटा जो है व्रत में खाया जाता था। जी हाँ जी। अभी भी खाया जाता है। वो आजकल मार्केट में रिफाइंड श्यामक मिलती है, वाइट वो नहीं। श्यामक
नॉन रिफाइंड छिलके वाली। तो ऐसे 5 ग्रेन्स ये, यानी ये सारे के सारे ग्रेन्स जो हैं हमें ये अपनी डाइट में लेके आने चाहिए जी। ठीक है। और ये 5 अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट 5 ग्रेन्स तो लेके आओ। ऐसा कर सकते हैं जैसे आजकल चल भी रहा है, जैसे मल्टीग्रेन आटा। नो 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 नो, मल्टीग्रेन नहीं, कोई भी यार ग्रेन को मिक्स क्यों करना आपस में? एक बात बताओ, चावल में आप कनक डालते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं डालते ना, तो बाकी ग्रेन्स को क्यों मिक्स करके खाना? जी। हर एक ग्रेन सिंगुलर फॉर्म में अपने मतलब एक ग्रेन अकेला खाना चाहिए, और इनफैक्ट एक ग्रेन को 2 दिन तक कंटिन्यूसली खाना चाहिए। ओके। जो आज मान लो कुटकी का आपने कुछ बनाया तो कल भी कुटकी का ही कुछ बनाओ, परसों जो है वो दूसरे ग्रेन का बनाओ, 2 दिन एक ग्रेन चलाओ। मतलब उससे क्या है, बॉडी की टेंडेंसी उस ग्रेन के साथ ना वो अच्छी हो जाती है। बेसिकली मिक्स नहीं करना चाहिए। मिक्स तो बिल्कुल नहीं तो करना चाहिए। मल्टीग्रेन्स जो हेल्थी, बिल्कुल गलत, खराब कॉन्सेप्ट है, गलत कॉन्सेप्ट है, नहीं करना चाहिए। ओके। सो इन ग्रेन्स के इंट्रोडक्शन से ही आपके वेट लॉस जर्नी में ही आपको विद इन अ वीक फील होगा। एक तो आपके एनर्जी लेवल्स बड़े हाई होंगे, आप बहुत ज़्यादा जल्दी पतले होने शुरू हो जाओगे, और ऐसे नहीं कि ओवर पतले नहीं होगे, यू विल फील हेल्दी, फिट, एनर्जेटिक जी। और ऐसे ही और भी चीज़ें जो आपको लगता है कि डाइट में ऊट पटांग हम थिक ग्रेवीज और ये सब ऐसी चीज़ें, मोमोज खाते हैं ना, ये सब खाते हैं कभी वंस इन अ वाइल ठीक है, बट रेगुलरली हम जो खाना खा रहे हैं जोमेटो से मंगा के इधर उधर से, घर का बना हुआ फ्रेश कुक्ड सीजनल लोकल फूड विद मॉर्निंग एंड इवनिंग एक्सरसाइज इज योर आंसर टू द वेट लॉस जर्नी। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आज के टाइम में जैसे लोग जो एक सोर्स मानते हैं चिकन को, प्रोटीन का, तो आपके हिसाब से क्या प्रोटीन का सोर्स चिकन को? जी हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी क्या है ना, प्रोटीन पहले बात तो दिमाग में घुसा दिया गया है कि हमें प्रोटीन चाहिए। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपके मम्मी पापा ने प्रोटीन खाए हैं? उनके मम्मी पापा ने? बिल्कुल भी। उनके मम्मी पापा ने? किसी ने कभी पहले प्रोटीन खाए? नहीं खाए ना। नहीं। अभी प्रोटीन दिमाग में फिट कर दिया कि इतना प्रोटीन, इतना कार्ब, इतना, ठीक है, साइंस ने निकाला कि भाई एक बंदे को इतना प्रोटीन चाहिए रहता है, लेकिन जो हमारी रेगुलर डाइट है, जो हमारी भोजन की थाली होती है, जिसके अंदर चटनी भी होती है, सलाद भी होता है, जिसमें रोटी या चावल अन्न होता है, ठीक है, घी भी होता है, उसमें सब्जियां होती हैं, दालें होती हैं, तो ये कंप्लीट जो थाली होती है, या अलग अलग साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरे तरह की थाली होती है, डोसा रहता है या कुछ भी इडली है, सांबर है या व्हाटएवर, तो वो जो थाली है उन सब में चटनियाँ वटनियाँ सब मिला के ना एक बैलेंस्ड डाइट की फॉर्म में आता है। उसके अंदर सब कुछ होता है। हम ये सोच के खाएं कि हमें प्रोटीन खाना है, हमें कार्ब्स कम खाने हैं या ज़्यादा खाने हैं, या ये इससे ना दिमाग से खाएंगे तो कभी भी समझ ही नहीं आएगी खाना क्या है जी। तो पहले तो दिमाग से ही निकाल दो कि प्रोटीन खाना है। कोई प्रोटीन नहीं की ज़रूरत होती। आप कुछ भी खाना क्या है ऐसे सोचा करो कि मेरे पूर्वज क्या खाते थे जी। दूसरा हमारे आसपास क्या है। ये प्रोटीन वाला फंडा गलत है। और प्रोटीन भी, अगर आपको प्रोटीन खाना है, यार मेरा वर्कआउट ज़्यादा, मुझे प्रोटीन खाना है, वर्कआउट ज़्यादा है, तो पहले जो लोग पहलवान जो खाते थे वो खाओ। फिर भी अगर आपको ऐसा प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वेज में अच्छा प्रोटीन मिलता है जी। अभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन पूरा नहीं होता, अभी कैलकुलेशन आ गई है ना कि भाई इतना प्रोटीन चाहिए, इतनी डाइट चाहिए मेरे वेट के हिसाब से। सो उसके लिए वो ढूंढते हैं कि कोई ऐसा सोर्स जहाँ से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाए। बिल्कुल। अब हमें ये नहीं पता कि उस प्रोटीन की क्वालिटी क्या है, यानी वो जो सोर्स है जहाँ से आप प्रोटीन ले रहे हो, ऐसे तो इंसानों में भी होता है और भी बहुत सारे पशुओं में प्रोटीन मिलेगा, वाई ओनली चिकन। बिल्कुल ठीक है, इंसानों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, उनको खाने लग जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट यार, चिकन इतना जब खाने की वैरायटी है तो तुम्हें किसी को मार के क्यों खाना। और जिस तरह से चिकन बन रहे हैं जी, सबके सब ये जो चिकन को इंजेक्शंस लगा के तैयार किया जा रहा है जी। पहले की बात और होती थी, खाने का जो चिकन खाते थे वो क्यों खाते थे या क्यों खाना पड़ता था, उसके कारण अलग होते थे। ठीक है, बट अगर हम जब भी ऐसा नॉनवेज या इस तरह का खाना खाते हैं, पहली बात तो जो बंदा अंदर से स्वच्छ होगा, सात्विक होगा ना, प्योर होगा ना, उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं किसी जीव को खाऊं, कभी भी नहीं करेगा। और जो बंदे खा भी रहे हैं, जो चिकन खा रहे हैं, उनको टेस्ट सिर्फ मसालों का आता है, क्योंकि रॉ चिकन का तो टेस्ट नहीं होता। बिल्कुल, रॉ चिकन आप खा नहीं सकते,
ठीक है, उसको पका के भी खाया नहीं जाएगा वो, और इतना अजीब होगा, देख के ही मन नहीं करेगा आपको। और वो जो चिकन है दैट इज़ नॉट, अभी साइंस के बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स आए हुए हैं कि दिस चिकन इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इससे बहुत अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। हमारे को पहली बात तो ज़रूरत नहीं है इन सब ऊटपटांग चीज़ों में पड़ने की, प्रोटीन खाने का ना। दूसरा, खाना भी है तो अच्छे प्रोटीन खाओ, अच्छा फैट खाओ। अच्छा फैट का मतलब ये घटिया तेल मत खाओ। ये पाम ऑयल सबसे ख़राब क्वालिटी का सस्ता घटिया तेल है। सरसों का तेल हमें नॉर्थ में यूज़ करना चाहिए, साउथ वाले कुकिंग में कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए जी। तो अच्छा क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए रादर देन कितना क्वांटिटी मुझे खाना। बट सर आज के टाइम में देखा जाए कि आपने क्वालिटी की बात की और चीज़ों की बात की, अगर हम एक डिबेट का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि अगर आप वेज खा रहे हैं तो वो उसमें कौन सा फर्टिलाइजर नहीं यूज़ किया गया। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाता है जी। तो उसके लिए करो मेहनत, कुछ काम करो तो सही। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट के पास हम बैठ के बात करते हैं तो उनकी अलग समस्याएं हैं, किसान की अलग समस्याएं। एज अ कंज्यूमर व्हाट वी कैन डू। अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया, सब लोग ने कुछ मिलके कि 50-60 लोग मिलके, उनमें से जिनकी कुछ कैपेसिटी थी, ठीक है, क्योंकि हर एक को ऑर्गेनिक खाना तो चाहिए बट एफर्ट कोई नहीं करना चाहता, खेत खत्म हो गए। तो अभी क्या किया, 50-60 लोग मिलके एक कम्युनिटी फार्मिंग का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसकी कैपेसिटी थी लैंड बाय करने की। उन्होंने इन्वेस्ट करना था तो एक लैंड में इन्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर लैंड में, और 3 एकड़ के फार्म को ऑर्गेनिक कन्वर्ट किया। तो उसे 2 से 3 साल लगे। उसमें से जो भी प्रोड्यूस आता है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है 50 लोगों ने, तो वो सब जितना भी प्रोड्यूस आता है वो सब में बंट जाता है जी। ठीक है, खाना भी ऑर्गेनिक मिल गया और लैंड भी फर्टाइल हो गई, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ उगती हैं, स्ट्रॉबेरीज से लेके जो भी सीजन में, मतलब कद्दू, घिया, गाजर, अलग हर मौसम में कुछ ना कुछ आता रहता है, हर वीकली हमारे आती है। तो कुछ इनिशिएटिव अगर हम नहीं कुछ करना चाहते, हम चाहते हैं सब कुछ पका हुआ बैठे बैठे मिल जाए, थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा ना। आप भी तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप धरती के पार्ट हो जी, आप भी नेचर ही हो। सर बिल्कुल सही बात है। मुझे इस चीज़ का पता लग गया कि कैसे फैट लॉस की जर्नी को आप आगे चला सकते हैं। पर आजकल सर काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे थायराइड हो गया, PCOD, PCOS, तो इसमें भी वेट गेन का सिम्टम्स देखा जाता है। तो इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद के थ्रू? अपने लाइफस्टाइल को सही करके, दोष को बैलेंस करके जी, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर हो गई है तो उसके रिवर्सल के लिए मेडिसिन हैं। कंसल्ट अ गुड आयुर्वेदिक डॉक्टर, ओके, और कंसल्ट धर्मायु, ठीक है, तो किया जा सकता है। मैं देयर इज़ नो स्पेसिफिक सिंगल हर्ब की जो ये ऐसे हैं, अशोका है, लोद्रा है, बट वो अगेन वो बॉडी टाइप जिसका जैसा है, जिसको जो चीज़ सूट करती है नहीं करती। कई लोगों को केवल विरेचन करा के या वमन करा के, यानी पंचकर्मा के कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, उनसे ही ठीक हो जाती हैं आधी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस इज कोई एक सिंगल आउट नहीं कर सकता मैं स्पेसिफिकली कि ये पर्टिकुलरली दो। मतलब ये उससे क्या होगा कि एक हर्ब का नाम लूँगा तो दूसरी हर्ब बुरा मान जाएगी। बट सर मेरा एक्चुअली मैं जो जानना चाहता हूँ, जो पर्टिकुलरली मैं जानना चाहता हूँ, जैसे थायराइड है, इसकी जो मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, हाँ, लाइफ टाइम तक चलती है। जैसे मैंने देखा काफ़ी मेरे नॉन में हैं जो थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं एंड काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं, और उनका कहना है कि वो जब तक जी रहे हैं तब तक लेनी है। डायबिटीज़ में भी ऐसी कहते हैं, डायबिटीज़, थायराइड डायबिटीज़ क्या, हर बीमारी के लिए जब ड्रग लगता है, हमारी शुरुआत की बात ही यही थी, हर बीमारी में जब ड्रग लगता है तो ड्रग तब तक चलता है जब तक आपकी जीवन है जी। और देखो सर, ड्रग से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। ड्रग इज नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ड्रग इज मेकिंग अदर प्रॉब्लम्स टू अराइज, है ना। एक प्रॉब्लम को तो हमने वहाँ पे डंडा मार दिया, उससे दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, उससे तीसरी, उससे चौथी, और एट द एंड जो है बंदा जो है वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाता है। हम सब नेचर हैं जी, है ना। हम जैसे बाकी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, हम भी तो हैं, सेम ही नेचर है, बस हमने कपड़े डाल रखे हैं जी। अल्टीमेटली तो हम भी नेचर है ना। तो हम पैदा हेल्दी होते हैं। आजकल की बात अलग है कि हेल्दी भी पैदा भी हेल्दी नहीं हो रहे हैं, बट अदरवाइज आप मेरी जनरेशन वाले जो लोग हैं और इनसे जो पहले, जनरली सब लोग हेल्दी पैदा होते हैं। बिल्कुल। हेल्दी रहने के लिए हमारे धरती पे, पृथ्वी पे हमारी व्यवस्थाएं हैं जी, ठीक है। और हेल्दी मरने के लिए हम मतलब हमारा जो लाइफ यहाँ से जाए वो भी हेल्दी, हम आराम से जाएं। और आप देखो पहले के बुजुर्ग
अपना पूरा समय काट के, और बहुत सारे लोग तो बल्कि अपनी इच्छा से जाते थे। जी, इतना कंट्रोल होता है अपनी बॉडी के ऊपर। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, आज भी ऐसे लोग हैं जिनका बहुत सॉलिड कंट्रोल है, जी, ठीक है, तो वो अपने कब प्राण उन्होंने छोड़ने हैं, दे कैन डू इट इजीली। सो उस चीज़ को हमें रिवाइव करें, लेके आएँ, अपने अंदर जो कैपेसिटीज़ हैं उसको बिल्ड करें। बट सर जो अभी थायराइड की बात पे मैं वापस आता हूँ कि क्या उसको आयुर्वेदिक के थ्रू मतलब उस मेडिसिन को रोका जा सकता है? ऑफ कोर्स जी, आयुर्वेद के थ्रू हर चीज को सही किया जा सकता है, आपकी समस्या होंगी नहीं। देखो, आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है जी, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जी। आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी। जी, ठीक है, यानी प्रिवेंटिव केयर हो गया ये। और आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी जो जिसको विकार है, यानी कोई इलनेस है या कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना। ठीक है, उसकी बीमारी को हटाना परमानेंट ही होता है, तभी तो ठीक करने का मतलब ही कि वो जो टेम्परेरी हुई। जी, नहीं, पर जैसे थायराइड है उसकी मेडिसिन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लंबी चलती है, बट क्या आयुर्वेदिक के हेल्प से हाँ उसको परमानेंटली बंद किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? ऑफ कोर्स। थायराइड ठीक करोगे तो दवाई बंद हो जाएगी ना। जी, बिल्कुल। अभी थायराइड फिर से एक आउटकम है, इट इज नॉट अ बीमारी। ओके, ठीक है ना। अभी वो प्रॉब्लम क्या है, आपके पेट में गड़बड़ है, सीधी बात है। और 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स, 99% ऑफ द प्रॉब्लम मैं कह रहा हूँ, दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। ओके, जब हमारा पेट स्वस्थ नहीं होता तो उससे ही मल्टीपल, देखो जैसे हम खाना खाते हैं जी, तो खाने से रस बनता है। जी, रस समझते हो ना, एंजाइम्स जितने भी तरह के हमारी बॉडी में बनते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। पहले सलाइवा बनता है, ठीक है, और आगे हर एक ऑर्गन जो है अपने अपने एंजाइम से क्रिएट करते हैं, और वो जो खाना जो है वो बिल्कुल उसमें पूरे रस पैदा हो जाता है। रस से रक्त बनता है, रक्त यानी खून, ठीक है, रस रक्त, फिर उसके बाद बनता है मांस, खून से बनता है मांस यानी मसल्स, ठीक है, मांस से बनती है मज्जा ना मेद, रस रक्त मांस मेद, मेद यानी टिश्यूज। ओके, ठीक है, जो ऊपर की मसल्स हैं, नीचे टिश्यूज हैं, ठीक है। मसल से बनता है रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र। अस्थि यानी हड्डी, बोन्स, हाँ, बोन्स, ठीक है। मज्जा होते हैं बोन्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है जी, और शुक्र होता है जो जिसे कहेंगे कि ह्यूमंस में नहीं, लड़कों में स्पर्म और लेडीज में जो ओवम बनता है, ओके, वो शुक्राणु वहीं से हमारे आगे रिप्रोडक्शन बनती है। तो हमारा यदि खाना सही से पच रहा है, यानी हम खाना, पहले तो हम खा सही रहे हैं, वही खाना क्या हमने डिस्कस किया, पहले तो हम खा सही रहे हैं, फिर उससे रस प्रॉपरली हमारे निकल रहे हैं बॉडी के, फिर उससे रक्त बन रहा है, खून बन रहा है, मसल्स बन रही हैं, हड्डी टिश्यूज, ठीक है, ये सारे प्रॉपरली बन रहे हैं। तो हमारा फाइनली जो शुक्र है, जिसे स्पर्म सेल कहेंगे, स्पर्म कहेंगे, वो लास्ट में बनता है साइकिल के, सबसे लेट में बनता है। तो जब हमारी ये सारी चीज़ें सही होती है ना, ठीक है, तो हमारे को कोई समस्या नहीं होती। अब पेट से सारी समस्या शुरू होती हैं, और पेट के अंदर यदि रस सही से निकलेगा, रस अच्छा होगा, तो हमारा खाना जाएगा, हमारी अग्नि तीव्र होगी, हमारे को भूख लगेगी, हम ढंग की चीज़ खाएंगे, पेट में डालेंगे, तो उससे मतलब प्रोसेस में हेल्प मिलेगी, ताकि वो आपने कहा स्पर्म काउंट बन पाए या चीजें, सारा कुछ ही, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। हम कोई भी चीज को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक बात होती है ना, अब आप जितनी मर्जी बीमारियों का पूछते जाओ, एंडलेस है। एक तो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नाम बीमारियों के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स अगर एट दी रूट देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम 2-4 ही हैं, ठीक है। उनसे जो आउटकम्स बिल्ड होते जा रहे हैं, जो इनके नाम आते जा रहे हैं, उनसे हम डरते जा रहे हैं और ऊटपटांग सॉल्यूशंस की तरफ भाग रहे हैं। सो अल्टीमेटली हर चीज़ पेट से जुड़ी है। पेट सही रखेंगे, खाना सही रखेंगे, तो सारा कुछ स्वस्थ रहेगा। ऑल इन ऑल बात यह है कि चाहे जितनी भी बीमारियों के नाम ले लो, सबका सॉल्यूशन एक ही है, हमारा आहार विहार, यानी डाइट। आहार होता है हमारा डाइट, विहार होता है लाइफस्टाइल। वो हम सही करें। अब वो सबको पता है कि हमारा बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता सही कैसे होगा जी। और सही समझने के लिए हमें आयुर्वेद समझना पड़ेगा, आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। और हमारे उसका बिल्कुल सिंपल स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट विद योर एंसेस्टर्स। ओके, ठीक है। वो क्या खाते थे, वो क्या पीते थे, किस तरह की चीज़ें, कब कौन से मौसम में क्या आता था जी,
ठीक है, रिचुअल्स के साथ अलग अलग त्यौहार होते हैं, जैसे बासड़िया एक त्यौहार होता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे हर एक चीज़ का एक ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। थोड़ा थोड़ा अभी इतना डिटेल में जाएंगे तो टाइम जो है वो मतलब हम कई साल बात कर सकते हैं, पर हम इससे रिलेटेड बहुत एक और डीप पॉडकास्ट आपके हाँ साथ कभी भी कर सकते हैं। बट मुद्दे की बात समझने की ये चाहिए कि हमारे को शुरुआत करनी चाहिए अपने घर से, अपने आप से, और कहाँ लेना क्या है वो हमारे एंसेस्टर से जी। सो दैट इज़ इट, और उसको आगे पास ऑन भी करना चाहिए अपने जो आने वाली जनरेशन जी। सो सर बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला और जानने को मिला कि आयुर्वेद कैसे काम करता है और कैसे आप हमारे लिए हेल्प करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि आपने जिस हिसाब से चीज़ों को लिंक किया, बताया, इससे काफ़ी कुछ क्लियरिटी हमारी ऑडियंस को भी मिली होगी। और दूसरा, औषधि जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि या फिर हमारी पहुंच से बाहर, ऐसा लोगों को लगता है, बट आपने बताया कि सबसे पहला आपके रसोई से स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी रसोई को ठीक करते हैं, अपने खाने को ठीक करते हैं, उसको बैलेंस तरीके से खाते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल और आपका प्रोटीन इंटेक, आपका विटामिन इंटेक सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। और एक ना मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ, आपको बीच में काट रहा हूँ कि आयुर्वेद को ना अभी तक जैसे अभी कॉन्वर्सेशन हुई तो आपको भी लगा होगा कि यार ये है तो इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें, ठीक है, और बहुत बड़ी कोई ऐसा बहुत 30 मार खाया कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, सिंपल छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। हम कोई भी जब समस्या होती है ना तो हम अपनी जो अप्रोच है वो आयुर्वेदा फर्स्ट करें, यानी आयुर्वेद फर्स्ट। कोई समस्या हो तो उसको सॉल्व कैसे करना है, आयुर्वेद कैसे कहता है, किचन में कैसे सॉल्व हो सकती है, उस अप्रोच में हर छोटी चीज़ के लिए, बुखार हो गया डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ भी हो गया डॉक्टर के पास, तो गोली उन्होंने जो मेडिसिन देनी है उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, वो सिर्फ रिलीफ मिलेगा, ठीक है, अनटिल वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको रिलीफ ही चाहिए तब जाओ, अदरवाइज योर अप्रोच शुड बी आयुर्वेद फर्स्ट। और अगर हम खुद बोलेंगे कि भाई मैं आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, चाहे जितना भी करते हो, हम करते तो रोज ही है देखा जाए तो, अब उसको बढ़ाना ही है ना, तो जब इस मैसेज के साथ जाएंगे ना कि मैं भाई आयुर्वेद फॉलो करता हूँ, एक तो लोगों का आपके प्रति परसेप्शन चेंज हो जाएगा। खुद के लिए ना कोई बंदा करना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन जब दूसरा कोई कर रहा होता है उसको देख के कहता है कि यार ये तो बढ़िया बंदा है, बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल। सो एक इस मैसेज को चलाओ कि यस आई एम अ फॉलोअर ऑफ आयुर्वेद। जी बिल्कुल सर, यही कोशिश हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू कर रहे हैं कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं, कि वो आयुर्वेद को और अच्छे से समझें और उनको पता हो कि आयुर्वेद कैसे काम करता है, कैसे हमारे घरों में आयुर्वेदिक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमारे जो दादा हैं, दादी हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कैसे इसको फॉलो करके अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दी है। तो ये जो गिफ्ट मिला है हमें अपने प्राचीन काल से, जो हमारे पूर्वज थे उनके थ्रू हमें जो ये तोहफ़ा मिला है, एक बहुमूल्य तोहफ़ा मैं कहना चाहूँगा, तो ये आपके थ्रू मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता था। तो और जिसमें मैं शायद कामयाब भी हो पाया हूँ कि अगर जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग भी अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं, समझ पाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं, तो मेरे इस पॉडकास्ट को करने का जो मकसद था वो पूरा हो जाता है। और कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, अल्टीमेटली यू विल हैव टू कम बैक टू द रूट्स, कम बैक टू आयुर्वेदा। ठीक है, धरती पे दो ही तरह के लोग हैं, एक जो आयुर्वेद को पूरी तरह फॉलो करते हैं और दूसरे जो करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर, बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को शूट करने का एक ही पर्पज़ था कि आयुर्वेद को हर जगह तक पहुंचाया जाए, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों को पता लगे कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता थी, संस्कृति कितनी स्ट्रांग थी। तो अगर आप भी इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपने रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इनसे पूछना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर रहा हूं, आप जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट करें, और अगर आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा तो अपने लोगों तक भी पहुँचाएँ, उनको शेयर करें। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।